नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देगा, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को फिर से जिताकर चौथी बार सेवा का अवसर दे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीजेपी से एमसीडी में 2 काम पूछते हैं, जबकि हम 10 काम गिना चुके हैं, लेकिन सिसोदिया अपनी सरकार के 2 काम गिना कर दिखाए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जबकि उनके मंत्री जेल में हैं और बाकी बेल पर है। साथ ही नड्डा ने आगे कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार ने नगर निगम में एक से बढ़कर एक कार्य किए, चाहे 17 बहुमंजिला नई पार्किंग का निर्माण हो या फिर पार्कों का सुंदरीकरण किया जाना हो। तो आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रयास और कवायद जो है वो लगातार जारी है और प्रचार अभियान में सभी पार्टियां जुटी हुई है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है और जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को इस बार दिल्ली की जो जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी फिर से उसको जिताकर चौथी बार मौका देने का भी जेपी नड्डा ने लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से उनके 2 काम पूछे थे, जबकि बीजेपी ने 2 काम की जगह 10 काम गिनवाए। इसी के साथ सिसोदिया से जेपी नड्डा ने कहा कि आप आपकी सरकार के सिर्फ 2 काम गिनाकर दिखाएं। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर दिल्ली सरकार जनता के साथ भ्रष्टाचार कर रही है, उसका जवाब जो है दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में देगी और बीजेपी की भारी बहुमत से जीत करवाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है तैयार हैं और जोरों शोरों से प्रचार अभियान में जुटी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो करारा जो बयानबाजी है वो देखने को मिली। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जो भ्रष्टाचारियों का जो मुंह तोड़ जवाब जनता देगी, उसका परिणाम ही एमसीडी चुनाव होगा। आपको बता दें कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जेल में मंत्री और बाकी सब बेल पर हैं। तो आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी को फिर से जिताकर चौथी बार मौका दें और सेवा करने का अवसर दें। जेपी नड्डा ने ये जनता से अपील की है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है प्रचार अभियान किया जा रहा है, इसी बीच जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जो जनता है वो भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बार एक बार पूरी देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें कि भाजपा की, तो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर की बात करें तो कल जेपी नड्डा ने जिस तरीके से वेस्ट पंजाब विभाग में आकर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है और लगातार ये भी कहा गया जिस तरीके से 10 उन्होंने काम गिनाए हैं वो ही काम जो है वो जनता के सामने गिनाए, यानी सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा काम किए गए हैं उनको भ्रष्टाचार बताया गया और ये भी कहा गया कि जनता जो है इसका मुंह तोड़ जवाब जो है आने वाली 4 तारीख को देगी। यानी निगम चुनाव के जो वोटिंग होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई है। जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा ने कहा है कि एमसीडी के अंदर अभी तक 3 बार निगम के अंदर यानी कि भाजपा रही है और भाजपा के द्वारा
बड़े कार्य किए गए। यहाँ तक कि 5 लाख एलईडी जो है वो लगाई गई है रोडों पर। यहाँ तक कि इस तरीके से 128 जो है कहते हैं जो पॉलर क्लिनिक है जो नगर निगम के अंदर आती है वो नई खोली गई है। इस तरह के कार्य जो है वो एमसीडी के द्वारा किए गए हैं। मगर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है जो जनता के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ नजर आए। अगर किए हैं तो उन कामों को गिना कर दिखाए। यानी दिल्ली सरकार को सीधा सीधा चैलेंज किया गया है कि दिल्ली सरकार ने जितने भी काम किए गए हैं उनको जनता के सामने लेके आए और जनता के सामने यह स्पष्ट करे कि उन्होंने दिल्ली सरकार के अंदर कितने काम किए गए हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को घेरा, मनीष सिसोदिया को घेरा, साथ साथ ये भी कहा कि बड़े भ्रष्टाचार किए गए हैं। आबकारी नीति को लेकर भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पर किए गए मगर एक चीज और समझनी होगी, निगम चुनाव हो या फिर कहें किसी और चीज का चुनाव हो, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिलता है। और इसी कड़ी के अंदर भी आज रविवार है तो रविवार के अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे जिसके अंदर ये कोशिश की जाएगी कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित की जाए और जनता किस तरफ आकर्षित होकर वोट करेगी ये जनता के ऊपर ही निर्भर होता हुआ नजर। जी, उसी बीच जेपी नड्डा ने कल एक बात और कही थी जनता को कि बीजेपी को चौथी बार मौका दे और जो है दिल्ली की जो राजनीति है या दिल्ली की जो सुशासन वहां पर कुशासन जो चला हुआ है उसको हम खत्म करेंगे। तो इसके पीछे की जो नड्डा की रणनीति होगी वो क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा के द्वारा कल जिस तरीके से कहते पटेल नगर के अंदर कहते हैं जेपी नड्डा पहुंचे थे और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए उनकी आम आदमी पार्टी को भी घेरा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी कार्य नहीं किया गया है निगम के अंदर चौथी बार कैसे भाजपा को लेके आया जाए, क्योंकि 3 बार जो निगम के अंदर भाजपा रही है और तीनों ही बार अच्छे कार्य किए गए हैं निगम के अंदर और वही चीज अब चौथी बार भी किए जाएंगे अगर जनता भाजपा। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा को चुनने के लिए जरूर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने जनता को प्रोत्साहित किया। जनता के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि जनता जो है वो चौथी बार भी अगर भाजपा को चुन के लेके आती है तो आम आदमी पार्टी को करारा जवाब होगा। यानी कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। मगर देखना होगा जनता किसको चुनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है, कूड़े को ढेर को लेकर राजनीति की जा रही है। मगर यहाँ पर एक बड़ा सवाल जरूर बार बार बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि 15 साल तक भाजपा जो है निगम के अंदर रही है तो इन्होंने 15 साल के अंदर कूड़े के जो पहाड़ है उनको खत्म नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है और यही चीज जो है भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर वो चौथी बार आते हैं तो कूड़े के जो पहाड़ है इनको खत्म किया जाएगा। और अभी तक कूड़े के जो पहाड़ बड़े बड़े बने हुए थे उनको काफी 50 फुट या फिर 60 फुट तक कम कर दिया गया है। यानी कि इस तरीके के दावे जरूर किए जा रहे हैं, मगर चुनाव के अंदर इस तरीके के दावे जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। मगर जनता किसको देखेगी या जनता किसके काम को निर्भर करते हुए किसको वोट करेगी ये जरूर देखना होगा। जी, इसी बीच एक बात और सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि जो आप सरकार जो है वो ईमानदारी का चोला ओढ़कर और जनता के साथ जो है भ्रष्टाचार कर रही है, विश्वासघात कर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी का इस पर कोई पलटवार आया है? बात करें जेपी नड्डा की तो जेपी नड्डा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि आबकारी नीति को लेकर या फिर सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदारी का चोला ओढ़ के घूम रही है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता के लिए काम नहीं किए गए हैं। मगर कुछ कमियां आम आदमी पार्टी में भी है, कुछ कमियां भाजपा के अंदर भी है, मगर वही कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगानी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा जो है वो 15 साल तक रही है निगम के अंदर, उन्होंने कूड़े के पहाड़ को अभी तक कम क्यों नहीं करा या फिर खत्म क्यों नहीं करा। सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर चौथी बार आ भी जाती है तो 5 सालों के अंदर यानी नए 5 सालों के अंदर क्या ऐसा कौन सा कार्य लेके आएंगे जिसके अंदर जनता जो है संतुष्ट होती हुई नजर आए। और जो कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या वाकई में ये 5 सालों के अंदर ये कूड़े के जो पहाड़ है इनको खत्म कर दिया जाएगा? ये भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं सवाल बनता है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता कहीं ना कहीं भाजपा से भी सवाल पूछती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जो है वो अभी तक 15 साल तक निगम के अंदर रही है तो कूड़े के पहाड़ कम क्यों नहीं हुए। दूसरा, यहाँ पर निगम कर्मचारियों की जो परेशानियां है, सैलरी नहीं मिल रही है समय पर या फिर क्या है पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है।
तो वो पक्का क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल बनता है। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ कमियां हैं, मगर वो कमियां आम आदमी पार्टी को दूर करनी होगी ताकि निगम के अंदर भी आकर वो अच्छे कार्य कर सके। यहाँ पर बात करें मोहल्ला क्लिनिकों की, जो मोहल्ला क्लिनिकों को जरूर खोला गया है, काफी सुविधाएं भी देने की बात की गई है, मगर कई ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो आज भी खोली जरूर गई है मगर बंद पड़ी हुई है, या फिर जो कूड़े के ढेर बन चुके हैं, या फिर कहे गाय वगैरह पशु वगैरह उसके अंदर घूमती हुई नजर आती है, या फिर कहे डॉक्टर नहीं होते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें जरूर है आम आदमी पार्टी के सामने भी, मगर दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी कमजोरी खत्म करनी होगी ताकि जनता के लिए कार्य किया जा सके। मगर चुनाव जब भी आते हैं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पर जनता किसको चुनेगी ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करेगा। जी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कूड़ा पॉलिटिक्स जो है वो लगातार जारी है, इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसंवाद में कहा था कि ये जो कूड़े के ढेर हैं, जो कूड़े के पहाड़ हैं, उसे हम खत्म करेंगे। और इसी का पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो कूड़ा पॉलिटिक्स कर रही है और जनता के वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज समझनी होगी, अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर भाजपा के बड़े नेताओं की, जेपी नड्डा की बात करें या फिर कहे और बड़े नेताओं की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बार बार के कूड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मगर वही चीज, एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से कूड़े को अभी तक इतना बढ़ावा किसने दिया, क्योंकि कूड़े के जो पहाड़ बने उसको लेकर राजनीति जरूर हो रही है, मगर वो कूड़े के पहाड़ बने किसके राज्य के अंदर ये देखना होगा। यानी कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा जो है 15 साल तक निगम के अंदर रही है, तो उन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना चाहिए था, ना कि उनको कम करना चाहिए था। मगर अभी तक सिर्फ भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ों को हमने कम किया है, ना कि खत्म किया है। और अब कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा भी हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। वही चीज अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कही जा रही है कि अभी तक भाजपा रही है 15 साल तक और कूड़े के पहाड़ों को खत्म नहीं किया गया है। अगर हम आते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आती है, तो कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारों से एक सवाल बनता है कि दोनों ही ये बताएं कि स्पष्ट तौर पर कि कूड़े के पहाड़ों को किस तरीके से खत्म किया जाएगा और उस कूड़े को कहां पर लेके जाया जाएगा। क्या दिल्ली से बाहर लेके जाया जाएगा? अगर दिल्ली से बाहर कहीं लेके जाया जाता है तो वहां पर जो लोग रुकते हैं क्या उनको दिक्कत नहीं आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से निगम चुनाव को लेकर ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, सिर्फ कूड़े की राजनीति, कूड़े को लेकर है, मगर जनता के बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। जी, इसी बीच में एक और जो शहजाद पूनावाला, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि जो सरकार लगातार कई वादे कर रही है और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, उसी बीच में जो सरकार के मंत्री जेल में है और कई मंत्री जो है वो बेल पर है, तो वो सरकार किस तरीके से वादा जनता को कर सकती है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा के द्वारा आम आदमी पार्टी को भरपूर तरीके से घेरने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ये भी कहा गया उनके जो मंत्री हैं वो सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर ऐशो आराम मिल रही है, इस तरीके का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जेल के अंदर रहते हुए भी उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, बाकी कैदियों को इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती है। मगर यहाँ पर आबकारी नीति को लेकर भी मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया गया, मगर अभी तक आरोप जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर ना तो स्पष्ट हो पाया है, ना ही कोर्ट की तरफ से कोई सजा डिक्लेयर की गई है, ना ही ये बताया गया है कि सत्येंद्र जैन जो है वो अभी तक ईडी की जेल के अंदर है, तो उनको सुविधाएं किस तरीके से दी जा रही है। जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको थेरेपी दी जा रही है, तो थेरेपी जो है वो कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर हो या फिर जेल से बाहर हो, अगर बीमार पड़ता है तो उसको थेरेपी कहे या फिर इलाज कहे वो जरूर मिलता है। मगर यहाँ पर बात करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जा रही है, जनता के बारे में यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उनके घरों के बाहर जो कूड़ा फैला होता है या फिर कहें गंदगी फैली होती है या फिर कहें जो सीवरों की सफाई नहीं होती है वो कहीं ना कहीं कम हो या फिर उनको खत्म किया जाए। मगर यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब भी कूड़े जो है वो कहीं ना कहीं जमा हो जाता है, उसके वजह से कई बार एक्सीडेंट देखने को मिलता है, कई बार पशु है जो है वो उनके अंदर कूड़े को खाती भी नजर आती है, जिसकी वजह से पशुओं की मौत हो जाती है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए जो कूड़े के अंदर पशु जो है वो जो मुंह मारते हैं या फिर कहें जो खाना ढूंढते हैं उसके अंदर, उनकी मौतें को जिम्मेवार भी कौन है? क्योंकि कूड़े जो है वो अभी तक इतना फैल चुका है कि जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। मगर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर सिर्फ जनता के बारे में सोच के अगर कार्य करें तो कहीं ना कहीं राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।
दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं बीजेपी ने रविवार के दिन यानी आज दिल्ली में प्रचार के लिए खास प्लान तैयार किया गया। इसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता एक दिन में 1 करोड़ मतदाताओं के पास पहुंचेंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय बीजेपी के नेता और कई राज्य के मंत्री और सांसद घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि आज राजनीति के लिए सुपर संडे होगा और करीब 70 से ज्यादा नेता बीजेपी के लिए दिल्ली में अलग अलग वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर एमसीडी में बीजेपी के लिए काम किए गए और किए गए वादों को बताएंगे। ये अभियान सुबह करीब 8 बजे से जारी है, शुरू होगा और इसके बाद 10 बजे तक जारी रहेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरीके से बीजेपी लगातार पुरजोर जो है प्रचार अभियान में जुट चुकी है एमसीडी के लिए, और उसके बाद आज जो है बीजेपी के लिए सुपर संडे माना जा रहा है और कई जो कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री वहां पर जो है प्रचार के लिए आएंगे, इसको लेकर वहां की क्या तैयारियां हैं, एक बार पूरी अपडेट। जी मनीषा जी, मैं बता देना चाहती हूँ कि आज बीजेपी 1 लाख कार्यकर्ता कम लगभग 1 करोड़ वोटरों के पास जाएगी और अपनी बात रखेगी, क्योंकि आज बीजेपी का सुपर संडे प्लान मनाया जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री सहित सांसद हर घर घर जाके प्रचार करेंगे, क्योंकि आज इनकी सुपर संडे मनाया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज इनका एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सभी राज्य मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, तो वो जो मुख्यमंत्री है वो कौन कौन रहेंगे और कितने वहां पर कौन कौन से वार्डों में कौन कौन से मुख्यमंत्री जाकर प्रचार करने वाले हैं? आपने सही कहा कि बीजेपी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और अश्विनी चौबे, अजय मिश्रा टेनी, मीनाक्षी लेखी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कैबिनेट मंत्री और सभी सांसद, बीजेपी के सभी सांसद आज घर घर जाकर दिल्ली में अपने वोटरों को, बीजेपी के वोटरों को बताएंगे और बीजेपी के कामों को गिनवाएंगे कि बीजेपी लगातार 15 साल से एमसीडी में सत्ता में बनी हुई है। इस बार बीजेपी को मौका दीजिए कि वो उससे अच्छा काम करके दिखाएगी। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी अपने कामों को गिनवाएगी, लेकिन जनता का कहना है कि जो कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है वो बीजेपी के द्वारा हुआ है, तो बीजेपी अपने कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो जनता के सामने लेकर जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में ही जारी किया है कि बीजेपी अगर कूड़े का पहाड़ बनाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक देश की राजधानी है, इसमें हर घर में 1 किलो कूड़ा डेली निकलता है। उसको जब 3 कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, इसको हम जल्द से जल्द 2024 में ही एमसीडी में हमारी सरकार आती है तो हम इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम दिल्ली को स्वच्छ फिर दिल्ली बनाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से 15 साल से दिल्ली में हम बीजेपी में काम कर रहे हैं, एमसीडी में काम कर रहे हैं, उसको लेकर फिर एक बार हम दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली बनाने, बेहतर दिल्ली बनाएंगे और इस बार जनता खुद राय बताएगी क्या काम करना है एमसीडी के अंदर, हम उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि बीजेपी का एक आज जो अभियान चलाया जाएगा बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कम से कम 1 करोड़ वोटों के घर घर जाकर सभी मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रचार करेंगे। इसको लेकर एमसीडी में अपनी जो 15 साल से लगातार सत्ता में बने उसको कामों को भी गिनवाएंगे। जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए प्रचार अभियान की, तो आम आदमी पार्टी ने जनसंवाद किया था और उसका विरोध, पुरजोर विरोध बीजेपी के द्वारा किया गया था। अब जब सुपर संडे बीजेपी का है तो इसमें आम आदमी पार्टी का भी जो है विरोध होने की संभावना है, तो इसको लेकर क्या वहां पर तैयारियां हैं बीजेपी की? इसके पीछे जो बचाव के लिए क्या क्या उनकी व्यवस्था की गई है?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी और या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस लगातार विरोध तो करती रहती है एक दूसरे पार्टी को लेकर, लेकिन आज जिस हिसाब से बीजेपी धरातल पर जाकर जमीनों में, क्योंकि अभी तक रैलियों के द्वारा की जाती है, लेकिन आज हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर बीजेपी ऐसा प्रचार कर रही है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे केंद्र के मुख्यमंत्री हो या और लोग हो। आज गलियों गलियों में जाकर, मोहल्लों मोहल्लों में जाकर हर घर पर एक एक बंदों से प्रचार करेंगे। इसको लेकर बीजेपी का आज एक बड़ी मीटिंग या बड़ी रैली ही मानी जाएगी। जी मुझे जी बात कर लें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बीजेपी की जो धरातल पे आने वाली ये स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है, पुरजोर जो है प्रचार कर रही है। तो क्या बीजेपी ने ऐसे काम नहीं किए कि जनता के बीच में उनको जाने की जरूरत पड़ रही है और सारे मुख्यमंत्री के द्वारा वो प्रचार करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हम समझा जाए मनीषा जी की ये राजनीति होती है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। तो इस समय एमसीडी चुनाव को लेकर तेजी चल रही है, क्योंकि बीजेपी भी कई आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी से। अभी मनोज तिवारी का कुछ दिन पहले ही बयान आया था कि अब मुख्यमंत्री अपने आप को बचा ले, क्योंकि जो बंदा काम नहीं करता उसको जनता पीट देती। तो इसको लेकर तरह तरह के देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बयान इस समय छींटाकशी बहुत तेजी से राजनीति देखी जा रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की दिल्ली में इस समय सियासत को लेकर, एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत जमी हुई, क्योंकि बस कुछ ही दिन बचे हैं। एमसीडी में 4 तारीख को वोटिंग होने वाली, उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही, जनता को अपनी तरफ लुभाना चाहती है। क्योंकि अब क्या होता है कि आम आदमी कोई भी पार्टी काम अपने जनता तक काम गिरवाना शुरू कर दी है, लेकिन वही बात किया जाए आम आदमी पार्टी अपना विरोध का काम गिरवा रही बीजेपी का, और बीजेपी अपनी तारीफ का काम गिरवा रही। मनीषा जी जी अब बात कर ले जनता की, तो जनता का जो रुझान है वो किसकी ओर दिखाई दे रहा है? लगातार प्रचार अभियान तीनों ही पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार चुनाव जो प्रचार है वो लगातार किया जा रहा है। तो जनता का जो रुझान है वो किसकी तरफ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आप सही सवाल किए कि इस बार हम जब हर एमसीडी चुनाव में जनता के ग्राउंड जीरो पर जाते थे, तो जनता ने कहा कि बदलाव चाहिए, क्योंकि बदलाव अब जनता कैसे देना चाहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता भी बदलाव की जरूरत है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी विरोध किया जनता ने और बीजेपी का विरोध किया, लेकिन इस बार बदलाव किसका होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जनता जब 4 तारीख को वोट करेगी, 7 तारीख को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि इस बार एमसीडी का राज तिलक जनता ने किसका किया, किसको सत्ता में बैठाया। ये तो देखने वाली बात होगी मनीषा जी। जी अब जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारा है और आज कई मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री जनता के बीच जाएंगे, तो उनकी रणनीति क्या हो सकती है और जनता को किन किन वादों से लुभाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज बीजेपी अपना पूरी ताकत, जितना हो सकता पूरी ताकत जनता के बीच जा रही, क्योंकि बीजेपी ने आज मोहल्ला, गली या हम वार्ड की बात कर ले, हर क्षेत्र में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह बीजेपी जाकर अपना सुपर संडे प्लान बना रही, क्योंकि यह आज इतना अहम बीजेपी का माना जा रहा है प्रचार शो की कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा बीजेपी पता 15 साल का कार्यकाल भी गिनवाएगी कि 15 साल में हमने ये कार्य किया, और आने वाले समय में जो हमारा मैनिफेस्टो में ये है, अब इसको हम करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बार एक बार एमसीडी में हमको फिर चुना जाए तो हम ज्यादा अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। इसको लेकर बीजेपी आज अपना हर मंत्री, हर केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सहित हर वार्ड में उतार दी है। मनीषा जी जी शिवम पांडे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2022 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, फिरोजाबाद जैसे कई शहरों में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दे चुके हैं और अब अयोध्या, गोरखपुर जैसे पूर्वांचल के शहरों की बारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जिले गोरखपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी 4 बड़े समारोह में शिरकत करने के साथ ही करीब 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वो 27 नवंबर को स्पोर्ट्स कॉलेज के 1820 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोविंद, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ जो है प्रचार और दौरा वो लगातार जारी है और आज गोरखपुर पहुंचेंगे, तो उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा और एक बार पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। जी मैं आपको बता दूं मनीषा जी, अभी गुजरात में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जो चुनाव है वहाँ वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समय निकालकर वो गोरखपुर का भी दौरा करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आज वो लगभग 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो 4 बड़े परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। मुख्यमंत्री फ्लाईओवर, सीवरेज, जल निकासी और 4 लेन के बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ उनके हाथों होगा। इस कार्यक्रम में आयोजित लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। बता दें कि 4:30 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में उनका आगमन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। महानगर में लगातार जल भराव की स्थिति रहती थी, लोग जल भराव से जूझते थे। इसको देखते हुए उन्होंने गोरदैया नाला प्रोजेक्ट का निर्माण किया, जो जल्द ही पूरा हो गया। अब ये लोगों को समर्पित हो जाएगा। इसके बाद जो जल जमाव की स्थिति है वो काफी हद तक लोगों को राहत देगी। तो ऐसे में माना जाता है ये करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है वो गोरखपुर के जनपद वासियों को काफी राहत देने वाला है। जी जिस तरीके से योगी का कई कार्यक्रम है और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उनमें से एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी आज अनावरण करने वाले हैं, तो इसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं? ये तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई थी। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज में पूरी तरीके से जो तैयारियां है उसका कमिश्नर डीएम लगातार जायजा ले रहे थे और कल ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आज मुख्यमंत्री वहां पे लोगों को, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको परियोजनाओं की सौगात देंगे। और कल की बात करें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद लगभग 10 बजे उनका आगमन चंपा देवी पार्क में होगा, जहां वो सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे और यहाँ नवयुवकों को अपना आशीर्वाद देंगे। लगभग 1000 जोड़ों का विवाह यहाँ प्रस्तावित है। तो कुल मिला कर कहें, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं जनपद वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। इस बार भी वो हजारों करोड़ की सौगात जनपद वासियों को देने जा रहे हैं। जी बात कर ली जाए चुनाव की, तो निकाय चुनाव से पहले ये लगातार जो दौरा चल रहा है मुख्यमंत्री का और परियोजनाओं का शिलान्यास और जो आधारशिला मुख्यमंत्री के द्वारा रखी जा रही है, तो क्या ये चुनावी जो जुमले हैं उस पर लुभावने हो सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो गोरदैया नाला का निर्माण हुआ है, इससे कम से कम 17 ऐसे वार्ड हैं जो पूरी तरीके से इसको अपने प्रभाव में लेंगे। 17 ऐसे वार्ड थे जहां जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहती थी। अब इसके बन जाने से ये जो 17 वार्ड हैं, इनके पानी सीधे रामगढ़ ताल में जाएंगे, तो वहां के जो जल भराव की स्थिति है वो काफी हद तक लोगों को राहत देगी। तो ये महानगर में जो विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव से भी देखा जा रहा है। जी इसी बीच में एक और बयान सामने आया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि जो कमल है वो कीचड़ में खिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इनकी पीछे की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? देखिए, रणनीति साफ तौर पे उनका यही कहना है कि हर तबके के जो लोग हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो कोई भी जात बिरादर के हों, वो सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कमल को खिलाना है। तो उनके बयान को इसी नजरिए से देखा जाता है। उनको पूरी तरीके से विश्वास है कि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अभी भी बीजेपी के पक्ष में हैं, बीजेपी को मतदान करेंगे, बीजेपी को जिताएंगे। हालांकि अब चुनाव का समय है, नगर निकाय के चुनाव है पूरे यूपी में। ऐसे में चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये जो लोगों को, बीजेपी वाले को सोचना है कि हमारा जो जलवा है आज भी बरकरार है, वो चुनाव के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जी जिस तरीके से राज्य में बीजेपी का वर्चस्व कायम है, सत्ताधारी बीजेपी सरकार जो है वो नगर निकाय के लिए क्या तैयारियां की जा रही है उनके द्वारा, और जनता के बीच में कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो किए जा रहे हैं? देखिए, जो यहाँ के प्रत्याशी है, संभावित जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो पार्षद के हों, चाहे वो मेयर के हों, चाहे वो नगर पंचायत के हों, सभी लोग एक एक पंपलेट अपने सरकार का जो भी उनके कार्यों थे, विकास कार्य थे, उसका लेके वो आज से ही प्रचार चालू कर दिए हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, सरकार को अपनी जो योजनाएं हैं, लोगों को सरकार की योजनाएं बता रहे हैं कि सरकार ने जनधन योजना खाता खुलवाया। उसके बाद जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए, उनको पैसे दिए गए। इसके साथ ही अच्छे सड़कें हैं। तो जो भी विकास कार्य हैं उसको लोग अभी से गिना रहे हैं और उसको भुनाने का भी काम कर रहे हैं।
जी, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं और इसी बीच लगातार वो गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो जनता जुड़ी हुई है, जनता के साथ जो मुख्यमंत्री का व्यवहार है, तो उससे जनता जो है वो निकाय चुनाव में भी आकर्षित होकर बीजेपी को परचम लहराने के लिए उनका सहयोग करने वाली है? देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय लोगों के ऊपर टिके रहते हैं। स्थानीय जो लोग होते हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे स्थानीय मतदाता हो, ये उनके व्यवहार पे टिका रहता है, उनके कार्यों पे टिका रहता है। हालांकि जो सरकार है, जो सरकार के कार्य है, वो कहीं न कहीं प्रभाव डालते हैं, लेकिन इस चुनाव में पूरी तरीके से स्थानीय लोग ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में ये समय बताएगा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी कितना परचम लहराती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही सभी विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। सभी विपक्षी पार्टी भी पूरी तरीके से लगी हुई है किस तरीके से इस नगर निकाय चुनाव में वो बीजेपी को हराएं, और बीजेपी भी पूरी तरीके से अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जी, अब बात कर ली जाए सुरक्षा की, तो वहां पर जहां स्पोर्ट्स कॉलेज जो योगी आदित्यनाथ वहां पर जाने वाले हैं, तो वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो लगभग 20 पुलिस की टुकड़ियां लगा दी गई थी, और जो आसपास के क्षेत्र है पूरी तरीके से कल ही पुलिस ने वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। पूरे सड़कों पे लेके छतों पर पुलिस और जो खुफिया विभाग है पूरी तरीके से सतर्क है। तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे कल ही कर दी गई थी। जी, गोविंद कुशवाहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय राजधानी में एक अदालत के दक्षिण दिल्ली में महरौली के इलाके में सहजीवन साथी श्रद्धा वॉलकर की हत्या करने वाले और शव को 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफ्ताब पुनावाला को शनिवार को 13 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्रद्धा वॉलकर की हत्या में हिंदू संगठनों ने भी श्रद्धा के हत्यारे को फौरन फांसी देने की सजा की मांग की गई थी, और उनका कहना है कि श्रद्धा वॉलकर के हत्यारे आफ्ताब को फौरन फांसी दी जाए। आशा संविधान का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आफ्ताब के परिवार की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाए। साथ ही कहा कि इसी तरह से लव जिहाद जैसी घटनाएं हमेशा होती रहती है और सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर आंदोलन छेड़ा है, क्या मांगे? हमारी 3 मांगे हैं मुख्यतः सकल हिंदू समाज की। सबसे पहले ये जो निर्घुण हत्याकांड हुआ है श्रद्धा वालकर का, ऐसे बहुत सारे हत्याकांड होते हैं, कुछ चीजें सामने आती है, कुछ चीजें सामने नहीं आती, लेकिन ये घटनाएं तो देश में घट रही है। तो इस मांगनी से हम यहाँ आए हैं कि ये आफ्ताब जो है इसका केस फास्ट ट्रैक के ऊपर लेकर इसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द हो। ऐसा ना हो कि कानून सालों तक निकाल दे और श्रद्धा को न्याय ही ना मिले और लोग ये चीजें भूल जाए। दूसरी हमारी मांग है कि लव जिहाद के विरोध में अब कड़ा कानून बनाने का टाइम आ गया और देश में कड़ा कानून बनना चाहे। और तीसरी हमारी ये मांग है कि आफ्ताब और उसके जो परिवारजन हैं उनका भारतीय नागरिकत्व रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे देश की भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो इतने विकृत और घातक है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई और 35 टुकड़े किए गए, उसके बाद आरोपी को 13 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा, और मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार हिंदू संगठन और जनता के द्वारा ये मांग की जा रही है कि आफ्ताब को फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए श्रद्धा मामले में लगातार अब लोगों की मांग बढ़ रही है कि आफ्ताब को फांसी दे दिया जाए। खासकर कल पूरे दिन
जब संविधान दिवस मनाया जा रहा था, इस दौरान हिंदू संगठन लगातार यह मांग कर रहा था कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में संज्ञान ले और तुरंत उसे फास्ट ट्रैक पर केस चलाकर उसे फांसी की सजा सुनाए। इसके अलावा परिवार वालों को भारतीय जो संविधान है उसके तहत उनकी जो है पात्रता यहाँ से रद्द किया जाए, उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए। उनके परिवार को की तमाम जानकारी होते हुए भी आफ्ताब ने इस तरह का जघन्य अपराध किया है और इस पूरे मामले को लेकर पूरी मुंबई में लगातार आंदोलन कल चलाया गया, मांगे की गई, खासकर आफ्ताब के पुतले जलाए गए। इस तरह की मांगे जो है लगातार उठ रही। खास बात यह है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार ने भी यह मांग की है कि आफ्ताब को तुरंत फांसी दी जाए और ये पूरे मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाकर इस केस का तुरंत निपटारा किया, श्रद्धा वालकर को जो है कहीं से श्रद्धांजलि देने का काम किया जाए। जी, जिस तरीके से हिंदू संगठन जो है वो लगातार आंदोलन कर रहा था और रोष जता रहा था, और इसी बीच हिंदू संगठन ने एक और बात कही कि जो लव जिहाद जैसी घटनाएं मुंबई में कई होती रही और उसके लिए कड़ा और सख्त कानून बनाया जाए। इसको लेकर वहां पर क्या एक्शन लिया गया? बिल्कुल, देखिए, लव जिहाद जैसे जघन्य अपराध के लिए हर कोई यह मांग करता है कि पहले बात तो आरोपी को फांसी दे दी जाए, दूसरी बात ऐसे कड़े कानून होने चाहिए जिसमें तुरंत जो है इसको फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए और जो अपराधी है उन्हें उसका सजा मिले। अगर इस तरह का कानून नहीं बनाया जाएगा तो इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हालांकि कई वर्षों से इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिल रही है, जो लव जिहाद के नाम पर किसी न किसी की हत्या की जाती है। ऐसे में अगर इस पूरे मामले में कड़े कानून नहीं बनाए जाते हैं तो आरोपियों में डर नहीं होगा और इसी तरह के अपराध को अंजाम देते रहेंगे। ऐसे में कानून होगा तो तुरंत इसका सजा देने का प्रावधान भी बनेगा और प्रावधान हो जाएगा तो कहीं कहीं लोगों के मन में यह डर रहेगा कि इस तरह का अगर किस या जघन्य अपराध करते हैं तो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार वालों को भी इस पूरे मामले में दंडित होना पड़ सकता है, क्योंकि अब आफ्ताब के परिवार को भी दंडित करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की बात की मांगे होने लगी है। जी, जिस तरीके से लगातार हिंदू संगठन जो है वो मांग कर रहा है और परिवार को भी देश से निकालने की बात कर रहा है, उसी बीच जो आफ्ताब का परिवार है उनका क्या बयान है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, आफ्ताब का परिवार काफी दिनों से ट्रेसेबल नहीं था, परिवार से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन पुलिस सूत्र बताते हैं कि आफ्ताब के परिवार से पुलिस का जो है लगातार संपर्क है और जानकारी निकाली जा रही है कि आफ्ताब का बिहेवियर क्या था, किस तरह से आफ्ताब ने इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। और खास बात यह भी है कि जिस तरह से लगातार डीएनए टेस्ट की बात की जा रही थी, दिल्ली में पाई गई तमाम जो हड्डियां बरामद की गई है श्रद्धा के, उनकी मिलान जो है उनके पिता की हड्डियों से किया गया है। इसमें साफ हो गया है कि वही हड्डियां हैं जो श्रद्धा की फेंकी गई थी, जिसमें साफ हो गया है कि डीएनए मैच होता है पिता और पुत्री का। तो इस तरह की जानकारी है, इसी आधार को मानते हुए अब दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस लगातार तलाशी अभियान भी चला रही है। खासकर मुंबई में देखा गया 2 दिन तक लगातार समुद्री किनारों में और खाड़ियों में श्रद्धा का मोबाइल जो है ट्रेस करने की कोशिश की गई, श्रद्धा का मोबाइल ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन जानकारी है कि शायद दिल्ली पुलिस की यह हाथ अब तक नहीं लगा है। जी, जिस तरीके से ये जो घिनौनी जो घटनाएं होती है उससे जनता झंझोर के जनता को रख देती है, और इस घिनौनी हरकतों के लिए मुंबई सरकार का क्या एक्शन है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार सिर्फ जो है ये कही है कि आप इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है। खास बात यह है कि विपक्ष यह मांग कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब तक फास्ट ट्रैक पे केस चलाकर जांच करने की मांग क्यों नहीं दी। जी, महाराष्ट्र सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है, क्योंकि आफ्ताब के परिवार मुंबई में रहते थे, वसई इलाके में रहते थे, लेकिन इस तरह के अपराध के बावजूद भी सरकार ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले को तुरंत जांच किया जाए और इस मामले में आरोपी को जो है कहीं कहीं सजा मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष यह मांग कर रहा है कि आरोपी के न सिर्फ सजा मिले बल्कि फांसी की सजा मिले और उसे उसके परिवार को भारतीय जो संविधान है उसके साथ उनकी पात्रता को रद्द किया जाए, यानी कि उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा जाए। जी,
अब बात कर ली जाए मुंबई में रहने वाली लड़कियों की, या ऐसी घटनाएं कई होती है और कई घटनाओं के आज तक ऐसे कोई कानून नहीं बना है कि उनकी सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाया जाए। लेकिन यहाँ पर कई जो घटनाएं होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब ऐसा सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा कदम उठाया जाएगा कि ऐसी जो घिनौनी हरकतें हैं उसे रोकने का उनके द्वारा प्रयास किया जाए? बिल्कुल निशा जी, देखिए अगर इस तरह के कानून होते तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जाता है मुंबई में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह के जघन्य अपराध के मामले लगातार आते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि आरोपियों को सजा दो, आरोपियों को फांसी दो, लेकिन यह सब किताबों में रह जाता है। यह सब सारी चीजें जो है कानून में तब्दील नहीं होती। लेकिन अगर कानून बनता है तो लोग डरेंगे। अब ऐसे में सरकार को, केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और तुरंत जो है इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि इस तरह के जो जघन्य अपराध करते हैं उन्हें तुरंत फांसी की सजा दी जाए। इसमें किसी की मांग करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं, भय नहीं, तब तक इस तरह के अंजाम को रोकना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उनके अपराधों में अगर ग्राफ देखा जाए तो उनके अपराध काफी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रोकने के लिए एक ही व्यवस्था हो सकती है, जो कानून व्यवस्था। कानून बनाया जाएगा तो इस तरह की चीजें रोकने में भी कामयाबी कहीं मिल सकती है। जी, अब बात कर ली जाए राजनेताओं की, तो लगातार राजनेता इसमें प्रतिक्रिया देते हैं, अपने बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षा की जाए, ये सुरक्षा की बात कर लें या पढ़ाई की बात कर लें या कोई भी बात, और अगर ऐसी घटनाएं होती है तो वो राजनेताएं बिल्कुल छुप जाते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए जब चुनाव आता है तो यही राजनेता कहते हैं कि महिला सुरक्षा कानून बनाएंगे, महिला सुरक्षा के लिए सेल बनाएंगे, बाल विवाह रोकथाम के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन ऐसी चीजें होती नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ऐसे अपराध नहीं होते। अब ऐसे में कानून जब बनेगा तो ऐसे नेताओं पर भी अपराध का जुर्म दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह नेता जो है चुनावी मुद्दे बनाकर अपना वोट ले लेते हैं, बाद में चीजें करने से मुकर जाते हैं। तो ऐसे नेताओं के ऊपर भी लगाम होना चाहिए, क्योंकि जब बोलते हैं तो करते नहीं है। लेकिन संविधान एक कहता है कि जब आप बड़े उच्च स्तरीय पद पर हैं और इस तरह की बातें मंच के द्वारा शेयर करते हैं तो आप उस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हमारे देश की परंपरा ही है कि जब चुनाव आता है तो तमाम वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ही सारे वादे जो है खत्म कर दिए जाते हैं, उन्हें भुला दिए जाते हैं। लेकिन ये हर बार की प्रक्रिया है। ऐसे में बिना कानून के इस पर कोई अंकुश लगाम लगाना बहुत मुश्किल लगता है। जी, अगर बात कर ली जाए एकनाथ शिंदे सरकार की या देवेंद्र फडणवीस की या कोई भी राजनेता की, अभी तक ये जो घटना हुई है उसमें उनका क्या सख्त जो एक्शन है वो क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन डिप्टी सीएम यानी कि होम मिनिस्टर की तरफ से यह जरूर बयान आया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आफ्ताब के लिए फांसी की सजा की मांग अब तक भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि आरोपी को फांसी देना चाहिए, परिवार को भारत से बाहर खदेड़ना चाहिए, इस तरह की मांग कर रहा है। खास बात यह है कि सद्या के तमाम जो दोस्तों ने मदद की है और सद्या के आफ्ताब के जो दोस्त हैं जिनको यह पता था कि आफ्ताब के रवैया इस तरह का, व्यवहार इस तरह का है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सद्या की मदद नहीं की तो उन्हें भी जो है आरोपी बनाया जाए, इस तरह की मांग जो है तमाम लोग, तमाम संगठन कर रहे हैं। जी, अब मुंबई की जो जनता है, जनता में इस घटना को लेकर क्या माहौल है और वहां पे लड़कियों के लिए अब क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए मुंबई में हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार आफ्ताब को किस तरह की सजा का जो प्रावधान बनाया जाएगा, आफ्ताब को सजा किस तरह की दी जाएगी, कब दी जाएगी, और आफ्ताब ने जो जघन्य अपराध किया है क्या उसका भुगतान उसके परिवार को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवार काफी दिन से फरार चल रहा था। तो इस तरह की उम्मीदें जो है कहीं कहीं मुंबई कर लगाए बैठे हैं। खासकर मुंबई की जो लड़कियां हैं उन्हें भी कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा, बुझाया जा कि किस तरह से लव जिहाद के चक्कर में न पड़े, वो अपनी निजी जिंदगी, अपने निजी जीवन को जो है अपने परिवार के अनुसार, अपने परिवार
का जो उनका अतिरिक्त व्यवस्था रही है, उसके साथ ये न कि इस तरह की चीजों में फंसे, इस तरह की जो है लफ्जियात के चक्कर में आए। जी सत्य प्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जल्द लौट रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुक करेंगे पंजाब की ओर। पंजाब के भगवंत मान सरकार लगातार राज्य के विकास को लेकर कार्य कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पंजाब राज्य बिजली निगम के 603 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटने के अवसर पर संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक स्तर पर शुरू की गई इस भर्ती मुहिम से सरकार की नौजवानों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाता है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने इतने थोड़े समय में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। साफ नियत से किए गए कार्यों का परिणाम जो है हमेशा अच्छा आता है। पंजाबियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घरों में बिजली बिल इतना जीरो होगा, लेकिन अब ये सत्य साबित हुआ है। अब तो बहुत से परिवार बिजली की बचत भी करने लगे हैं, जिसमें वह 600 यूनिट बिजली जो है मुफ्त लेकर लाभ उठा रहे हैं, जिससे बिजली का उपभोग भी घटेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा लगातार जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, पंजाब को बढ़ाने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसी बीच में भगवंत मान ने कल 603 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। हाँ जी, बिल्कुल सही तौर बता दें तो पंजाब में हम कह सकते हैं कि बिजली को लेकर हम कह सकते हैं कि एक मेजर अनाउंसमेंट थी। हम कह सकते हैं कि मान सरकार जब इलेक्शन लड़ रही थी उन्होंने कहा था, कई वादे किए थे कि पंजाब में बिजली की कमी नहीं आने देंगे, पंजाब में पंजाब के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और उसके अलावा पंजाब में बिजली की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और इसी चीज को अगर हम कहें कि स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए हम कह सकते हैं कल 603 अगर हम कहें कि नए एम्प्लॉयज को भर्ती किया, जिसमें जेई शामिल है, उनसे जेई और सिमिलर रैंक के अगर हम कहें कि नियुक्ति पत्र दिए गए और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पे मौजूद थे और उसके साथ ही पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन नीतियों भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम कह सकते हैं कि इस बार जो बिजली के बिल आए हैं उसमें एक पूरे 100% पूरे पंजाब में से हम कह सकते हैं कि 86% लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं। आप इस बात का फैक्ट समझ सकते हैं कि 86% पूरे पंजाब में पिछली बार जो बिल आया तो उनके बिजली के बिल जीरो थे और इस बार जो आने वाला बिल है उसमें 95% मतलब पूरे पंजाब में से 95% लोगों के बिजली के बिल जीरो आएंगे। एक बहुत ही बड़ा मेजर अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ चीज और हो रहा है और इसका इम्पैक्ट जो 600 यूनिट बिजली का इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हैं घर घर देखने को मिल रहा है। इससे खुद कई फायदे, देखिए लोग अब स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, लोग ये चीज समझते हैं कि अगर उन्हें इस चीज का फायदा उठाना है, अगर उन्हें जीरो बिजली का बिल चाहिए तो उन्हें अपने घर की बिजली बचानी होगी। उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनके घर में जो 600 यूनिट है, सफिशिएंट 600 यूनिट है, उसका ही इस्तेमाल करें। और इसका कई लोगों ने फायदा उठाया, कई लोगों ने बाकायदा अपने 600 यूनिट भी पूरे यूज नहीं किए और उनके बिजली के बिल जीरो आए और उसको लोग बहुत खुशी से अपना रहे हैं। जी, अब बात कर लीजिए, देश में जो पहली बार ये इतिहास हुआ है किसी भी सरकार ने इतने कम समय में नौजवानों को सरकारी नौकरी के जो दरवाजे खोले हैं। इसी कवायद में क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान मिनी नोएडा पंजाब को बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब को हम कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ अपडेट किया जा रहा है। देखिए पंजाब में एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, पंजाब में अगर हम कहें नई इंडस्ट्रीज लाई जा रही है, पंजाब में सरकारी नौकरियों की भी अगर हम कहें एक तरह से भरमार लगाई गई है। बात करें कि पिछले 8 महीने में हम कह सकते हैं 20,000 के करीब सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है, 10,000 के करीब हम कह सकते हैं कच्चे मुलाजमों को पक्का किया गया, तो लगभग 30,000 हम कह सकते हैं कि इस साल अब तक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। और इसकी मान सरकार ने जब ये साल बजट पेश हुआ तो उन्होंने कहा था कि 36,000 के करीब नौकरियां लाई जाएंगी। उसमें से वो बाकायदा साल के अंदर 8 महीने के अंदर ही उसमें से लगभग 30,000 अपना ऐलान किया गया, वैसे पूरा कर चुके। तो आप देख सकते हैं मान सरकार एक टारगेट लेके चलिए कि हमने जो अपने
वादे किए थे वो पूरे करने हैं, और वो पूरे स्टार्टिंग के पहले साल से ही किए जा रहे हैं, ना कि लास्ट के 1 साल में जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होते हैं। तो उससे ठीक पहले शुरुआत में ही मान सरकार लगी हुई है और एक एक वादा जो उनकी तरफ से किया गया उसे पूरा किया जा रहा है, और उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। लोग खुश हैं, खासतौर पर कहेंगे नौजवान खुश हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंडस्ट्री आ रही है, तो उनको लगता है कि उनके लिए अच्छी ग्रोथ है। उन सब चीजों को देख के हर कोई इस चीज का स्वागत कर रहा है। जी अमित कुमार, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में अब अपराधियों की संपत्ति को जब्त किए जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विवादों में रहे यूके SSSC पेपर लीक मामले में अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क होगी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत होनी है। पेपर लीक मामले में STF ने कई गिरफ्तारियां की गई थी। इसमें कुछ आरोपी दूसरे राज्य के भी हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने बताया कि राज्य में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके तहत यूके SSSC पेपर लीक मामले में अपराधियों की जो संपत्ति है उसे भी जब्त किया जाना है। एक तरफ पुलिस महानिदेशक की तरफ से पेपर लीक मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार इस मामले में विपक्ष पर निशाने साध रही है। इसी की वजह से इसके एक के बाद एक आरोपियों को जमानत मिल रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक, उत्तराखंड में जिस तरीके से अपराधियों की जो संपत्ति है उसे कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं यूके SSSC एक ऐसा मामला था जिसमें अब तक करीब 42 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि जो यूके SSSC में जो घोटालेबाज है उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने DGP को भी निर्देश दिए थे कि जो भी आरोपी है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। इसके अलावा जो है उनकी संपत्ति जो है कुर्क कर ली जाए। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो है STF और DGP ने बहुत जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 लोगों पर जो है गैंगस्टर एक्ट लगाया था। इसका जो सरगना है हाकम सिंह, उसमें अभी STF को ये पता चला है कि उसने करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जो गलत ढंग से है तो वो अर्जित की है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ ये हो चुका है कि जो जिन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जो 21 लोग हैं, उनकी संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी। उसमें हाकम सिंह भी जो है शामिल है। मैं आपको बता दूं हाकम सिंह का एक रिजॉर्ट भी था उत्तरकाशी में जिस पर जो है बुलडोजर चला दिया गया है। जी मनीषा जी, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है पेपर लीक मामले में, उसी बीच जो सरकार के ऊपर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है, तो क्या सरकार पर इसका कोई एक्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि लगातार विपक्ष का भी यही कहना था कि जो आरोपी है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। तो विपक्ष लगातार ये कार्रवाई की मांग कर रहा था कि जो आरोपी है उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी सबको जो है ध्यान में रखते हुए लगातार ये कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं यूके SSSC पेपर लीक एक ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ उत्तराखंड के ही लोग नहीं शामिल थे, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी जो है शामिल थे। तो उत्तर प्रदेश भी जो है STF की टीमें गई है। जो 21 लोगों पर गैंगस्टर लगी है उनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। तो STF अब ये जांच करने गई है कि जो गैंगस्टर है उन पर उनकी जो है आखिर कौन कौन सी ऐसी संपत्ति है जो उन्होंने गलत ढंग से अर्जित की है, ताकि उसको भी जो है कुर्क किया जाए। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और विपक्ष की मैं बात करूँ तो विपक्ष का भी लगातार यही कहना था कि जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं पुष्कर सिंह धामी पहले ही बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि ये मामला बहुत जो है पुराने लंबे वक्त से चल रहा था। सिर्फ जो है उत्तराखंड की इसी सरकार में मामला नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी इसकी मांग होती रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन अब तक किसी सरकार ने नहीं की। वही पुष्कर सिंह धामी ने के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने साफ तौर पर जो है इसके जांच करने के निर्देश दिए थे और ये सख्त ये हिदायत दी थी जांच एजेंसियों को
और पुलिस प्रशासन को किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो भी आरोपी है उस पर जो है गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए और उसकी संपत्ति की कुर्सी होनी चाहिए। जी मनीषा जी, अब ये जो पेपर लीक मामला है, इसको लेकर सरकार का अगला क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें बिल्कुल साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया था कि उत्तराखंड में एक ऐसा विधेयक हम लाएंगे जो नकल निषेध विधेयक होगा, ताकि भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो जल्द ही सरकार ये विधेयक लाने की जो है कोशिश कर रही है। इस विधेयक में जो प्रावधान होंगे वो ये होंगे कि जो नकल करेगा या जो पैसे देकर जो है नौकरी लेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि पैसे देने वाले और लेने वाले और नौकरी वाले को जो है तो नौकरी वाले पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जी तारिक अंसारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।